नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में दोस्तों मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस का परिवार अच्छा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे दोस्तों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। बहुत ही जबरदस्त आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक देखना जरूर। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम करंट अफेयर के अलावा जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्टैटिक जीके के, वो स्टैटिक जीके भी करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आज की बेहद खतरनाक वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया? महाराष्ट्र सरकार, भाई आज का अपना जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि अपने पास में जो महाराष्ट्र सरकार है ना, महाराष्ट्र सरकार, इस महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों दौलताबाद किले का नाम बदलकर, दौलताबाद किले का नाम बदलकर किस नाम से कर दिया? दौलताबाद किले का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया दोस्तों? तो आप बता देना, देवगिरी किला कर दिया। भाई आपसे क्वेश्चन यदि पूछे दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों दौलताबाद किले का नाम बदल के क्या कर दिया? तो आप बता देना, देवगिरी किला कर दिया, देवगिरी किला। एक्चुअल में ये जो देवगिरी है ना दोस्तों, देवगिरी, ये ध्यान रखिएगा, यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी। यादव वंश की, जो अपने पास में यादव वंश है ना, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, देवगिरी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस देवगिरी का नाम दौलताबाद, इस देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा था? तो दोस्तों आप बता देना, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने इस देवगिरी का नाम क्या रखा था दोस्तों? दौलताबाद रखा था, दौलताबाद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र जो सरकार है ना, महाराष्ट्र सरकार दोस्तों, इस महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल के क्या कर दिया? देवगिरी किला कर दिया। एक्चुअल में देवगिरी किसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों? यादव वंश की। और इस देवगिरी को दौलताबाद के रूप में किसने बदला था? तो आप बताएंगे, मोहम्मद तुगलक ने बदला था। अब ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का कोई नया फैसला नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार का कोई नया फैसला नहीं है कि दौलताबाद का नाम देवगिरी रखा गया। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने नाम बदले। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर, महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया? संभाजी नगर कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने संभाजी नगर, ध्यान रखना, औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया? संभाजी नगर। उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का नाम बदलकर, उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया? तो धाराशिव कर दिया, धाराशिव, ध्यान रखना। और उसके बाद में नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट दोस्तों, इस नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया? तो डीबी पाटिल, डीबी पाटिल इस एयरपोर्ट का नाम कर दिया। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार का कोई नया फैसला नहीं है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल के क्या कर दिया? देवगिरी। और देवगिरी जो यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन देवगिरी से दौलताबाद में किसने शिफ्ट किया था, किसने बदला था? तो मोहम्मद तुगलक ने। और प्यारे साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया था, उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव किया था, और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया था, डीबी पाटिल के नाम पर। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आया है तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र का राज्यपाल का यदि जिक्र किया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी। इम्फाल सरकार ने, या हम कह दें मणिपुर सरकार ने, आम लोगों की शिकायतों के लिए कौन सा वेब पोर्टल स्टार्ट किया है? भाई जो मणिपुर की सरकार है ना दोस्तों, मणिपुर, इस मणिपुर सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के लिए, जो अपने आम नागरिक होते हैं, आम लोगों की शिकायतों के लिए, मणिपुर सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल या कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मणिपुर सरकार ने आम लोगों की समस्या सुनने के लिए, मणिपुर सरकार ने दोस्तों, मणिपुर सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों इसमें है सीएम द
सीएम लिख लो ना सीधा, या ऐसे लिख लो सीएम द हैसी, सीएम द हैसी ये पोर्टल है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के डाउट है, उसकी समस्या को नहीं सुना जा रहा है, तो प्यारे साथियों आप आप यदि मणिपुर से है तो आप www के वहाँ जाएंगे, www के ऊपर, और cmthehesi.com लिखेंगे। यहाँ पर जाएंगे, पोर्टल खुलेगा। पोर्टल में आपको लैंग्वेज मांगेगा, आप कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, आप लैंग्वेज चुनेंगे। उसके बाद में अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दोस्तों मणिपुर सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के लिए कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? तो सीएम द हैसी वेब पोर्टल शुरू किया है। दोस्तों मणिपुर का जिक्र आया है तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर का सीएम का जिक्र करें तो दोस्तों एन बीरेन सिंह ये मणिपुर का सीएम है। और प्यारे साथियों यदि राज्यपाल देखे तो आप बता देना ला गणेशन ये यहाँ का राज्यपाल है मणिपुर का। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए, ला गणेशन यहाँ का राज्यपाल है। तो मैंने बोर्ड के ऊपर 2 प्रश्न लिखे हैं करंट अफेयर के, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। साथ के साथ में आप नोट भी कर रहे होंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। ठीक है, हो गए होंगे। चलिए इनको मैं साफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ेंगे। और प्यारे साथियों यदि आप साथ के साथ में नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो। चलिए भैया बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार दिशा में अपन जा रहे हैं। उसके बाद में श्रीलंका का सबसे ऋणदाता, श्रीलंका की सबसे ज्यादा सहायता करने वाला 2022 में जो देश बना है ना, वो कौन सा देश बना है? तो दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा, दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है? श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है? तो आपका आंसर यहां क्या होगा? तो दोस्तों आप बताएंगे भारत है। श्रीलंका की जो सबसे ज्यादा सहायता करने वाला देश बना है ना बुरी परिस्थितियों में, वो कौन सा बना है? तो आप बता देना भारत। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। तो दोस्तों श्रीलंका का जिक्र आया है तो श्रीलंका की राजधानी 2 है। श्रीलंका की कैपिटल का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, 2 राजधानी, एक जिसमें नाम आता है जयवर्धनपुरे कोटा और एक अपने पास में नाम आता है कोलंबो। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोस्तों श्रीलंका जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे सिलोन। और दोस्तों सिलोन का नाम बदल के लंका कब कर दिया था? 1972 में। और लंका के आगे दोस्तों श्री कब लगाया गया था? तो आप बता देना 1978 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अपने पास में क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका जिसे पहले सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन पहले लंका हुआ करता था। 1972 में इसके नाम लंका हुआ था, लेकिन 1978 में इसके नाम के आगे क्या लगा दिया था दोस्तों? तो लंका लगा दिया था। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका का सबसे बड़ा जो ऋणदाता देश बना है ना, वो कौन सा देश बना है? तो दोस्तों आप बता देना भारत बना है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत की पहली, दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है ना, वो कहाँ पर किया गया है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का एक स्थान पड़ता है दोस्तों अपने पास में जिसका नाम है तिरुपति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसका उद्घाटन किया गया है। अपने पास में क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? तो आप बताएंगे तिरुपति के अंदर किया गया है, तिरुपति के अंदर। अब जिक्र आंध्र प्रदेश का आया है तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और दोस्तों गवर्नर का बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन दोस्तों ये गवर्नर है। ध्यान रखा कहाँ का? तो आप बता देना आंध्र प्रदेश का। भाई भारत की पहली लिथियम आयन सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर का जिक्र किया जाए विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 2 दिवसीय दौरे के ऊपर गए हैं? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 2 दिवसीय दौरे के ऊपर गए हैं? किस देश के 2 दिवसीय दौरे के ऊपर गए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, मिस्र देश के हाल ही में। और भाई रक्षा मंत्री जा रहा है तो डील जो होगी वहां पर, जो समझौता होगा, वो ध्यान रखिएगा किसके बीच में होगा? रक्षा क्षेत्र में होगा, डिफेंस सेक्टर में होगा। तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की 2 दिवसीय यात्रा के ऊपर गए हैं? तो मिस्र। दोस्तों नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, मिस्र देश को कहते हैं, मिस्र देश को। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो आप बता देना, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश को नील नदी के वरदान के रूप में जाना जाता है। और प्यारे साथियों, आपने एक नहर सुनी होगी जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सवेज नहर, जिसका जो निर्माण है ना, सवेज नहर का यदि जिक्र किया जाए दोस्तों, सवेज नहर का, तो ये सवेज नहर जिसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। और सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किसने किया था? तो मिस्र देश ने किया था। ये सवेज नहर दोस्तों जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अरे लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है ना दोस्तों, वो कौन सी है? तो आप बताएंगे सवेज नहर है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? तो प्यारे साथियों, भारत। श्रीलंका पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, उससे पहले लंका, उसके बाद लंका हुआ, फिर श्री लगाया गया। भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल का उद्घाटन कहां किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 2 दिवसीय यात्रा के ऊपर गए हैं? तो मिस्र देश के ऊपर। और मिस्र से रिलेटेड जो पॉइंट है जीके के, वो हमने बताया कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं दोस्तों? तो मिस्र देश को कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों कि जो सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, सवेज नहर का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, वो कौन से देश ने किया था? तो मिस्र देश ने किया था। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अपने पास में आएंगे, बहुत ही शानदार। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां किया जाएगा? भाई जितने भी राज्य और अपने पास में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो पर्यटन मंत्री है ना, पर्यटन जो मंत्री है, उनका राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भाई भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहां आयोजित किया जाएगा? तो आप बता देना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के बीच जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा ना, वो कहां होगा? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कब बना था हिमाचल प्रदेश? 1971 में बना था। राजधानी कितनी है? 2 है। एक राजधानी जिसका नाम शिमला है और एक राजधानी हिमाचल प्रदेश की जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो आप बता देना, धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, जयराम ठाकुर ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गवर्नर देखे तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है, ये हिमाचल प्रदेश का गवर्नर है, गवर्नर। ठीक है, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है। क्लियर हो जाना चाहिए। किस राज्य ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? भाई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया है तो मतलब वो राज्य जिसमें सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी वाले इंदिरा रसोई की शुरुआत नहीं करेंगे। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने नई 512 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की है? इंदिरा जो रसोई है ना, इस इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की है तो दोस्तों आप बता देना, राजस्थान की सरकार ने। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई 512 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की है? तो दोस्तों
राजस्थान जिसका हृदय पूछे तो आप बताएंगे अजमेर, अजमेर जो लूनी नदी के ऊपर है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड मतलब एक तो खेल का पीरियड लगेगा ही लगेगा, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे लागू करने का फैसला लिया है, लागू करने का फैसला लिया है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कौन से राज्य की सरकार ने ये कहा है कि भाई एक तो स्कूल में दिन के अंदर 8-9 पीरियड जितने भी होते हैं 9 से 2 बजे तक 3 बजे तक, उनमें एक तो पीरियड खेल का होगा ही होगा। और एक सरकार ने कहा है कि वीक में एक दिन नो बैग डे होगा, मतलब कोई भी बच्चा बैग लेके नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो फैसला लिया है ना, ये किसकी सरकार ने लिया है, तो बिहार सरकार ने, बिहार राज्य की सरकार ने। और दोस्तों बिहार कब बना था, 1912 में। और दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री 8वीं बार कौन बना है, तो दोस्तों आप बता देना नीतीश कुमार बना है, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री। और दोस्तों यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो आप बता देना फागू चौहान यहाँ का राज्यपाल है, फागू चौहान। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, तो दोस्तों आप बता देना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में। राजधानी शिमला और धर्मशाला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। किस राज्य सरकार ने नई 512 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की है, राजस्थान की सरकार ने। और किस राज्य सरकार ने खेल पीरियड नो बैग डे लागू करने का फैसला लिया है, तो बिहार सरकार ने। दोस्तों यहां तक आपने पॉइंट नहीं लिखे है ना, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते, जल्दी कीजिए, ठीक है। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जैसे ही मैं साइड में होऊंगा फोकस में इफेक्ट पड़ेगा, तो आप जल्दी कीजिए, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, किसी भी प्रकार का एक प्रॉब्लम मैं आपको नहीं आने दूंगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी भगवान की कृपा से ना। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाल ही में नजरायन टैंक को किस राज्य सरकार ने पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। भाई किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य बनाया है। ध्यान रखना दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य बनाया है, तो दोस्तों आप बता देना तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु। और तमिलनाडु सरकार यदि जिक्र किया जाए तमिलनाडु का, तो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। और दोस्तों तमिलनाडु का गवर्नर पूछे तो आप बता देना RN रवि, ये तमिलनाडु का गवर्नर है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया है, तो तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु सरकार मतलब मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, और गवर्नर पूछे गवर्नर तो RN रवि ये तमिलनाडु का गवर्नर है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट बड़ी बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा कि ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, इसका पुराना नाम मद्रास, मतलब तमिलनाडु राज्य से पहले मद्रास राज्य हुआ करता था। और 1968 में मद्रास राज्य को हटा करके कौन सा राज्य बना दिया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य बना दिया जाता है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कहने का मतलब 2023 में SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की बैठक कौन सा देश करेगा। 2023 में संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक है, जो ये है कौन सा देश आयोजित करेगा, तो दोस्तों ये बैठक भारत में होगी। 2022 में यह बैठक कहाँ हो रही है, तो दोस्तों आप बता देना उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित हो रही है। ध्यान रखना जो एशिया के अंदर पड़ता है, एशिया के अंदर ही पड़ता है उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल का जिक्र किया जाए तो ताशकंद जिसकी कैपिटल है,
ठीक है, ध्यान रखना। 2023 में दोस्तों एससीओ की बैठक है ना, एससीओ की बैठक ये कहाँ आयोजित की जाएगी, तो आप बता देना भारत में। और ये 2022 वाली है, 2022 वाली ये उज्बेकिस्तान ताशकंद में चली हुई है। लेकिन दोस्तों जिक्र एससीओ का आया है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे बीजिंग में। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। और दोस्तों इसके अंदर देशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 8 देश इसके अंदर है, 8 देश। तो ध्यान रखना 2023 में एससीओ की बैठक कहां होगी, भारत में होगी। क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, 1% डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी, 12 मासा की रचना किसने की थी, तो दोस्तों 12 मासा की रचना की थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जो जायसी है ना, इस मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी, तो दोस्तों आप बता देना मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। और यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है। क्वेश्चन ये है कि यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है, तो दोस्तों आप बता देना इराक में बहती है, इराक। और इराक जिसकी राजधानी क्या है, तो आप बता देना दोस्तों बगदाद है, बगदाद। और इसी के पास में पड़ता है ईरान, और ईरान जिसकी राजधानी क्या है, तो दोस्तों आप बता देना तेहरान। तो प्यारे साथियों यहां तक नहीं लिखा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दिशा में अपन जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। थीन बांध कौन सी नदी के ऊपर है, थीन बांध का जिक्र किया जाए ना, तो थीन बांध कौन सी नदी के ऊपर है, तो थीन बांध दोस्तों रावी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर। और दोस्तों थीन बांध रावी नदी के ऊपर पंजाब में है, पंजाब में इस बांध को महाराजा रणजीत सिंह बांध के नाम से भी जाना जाता है। दाभोल जो विद्युत प्लांट है, इलेक्ट्रिक प्लांट है, वो कहाँ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना, दाभोल जो विद्युत परियोजना है ना दोस्तों, ये दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो आप बताएंगे दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है, दाभोल विद्युत प्लांट के बारे में जिक्र करें तो महाराष्ट्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी ना दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई एवं कृषि का विकास, सिंचाई एवं कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब समझ रहे हो ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई एवं कृषि का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसने कहा था, ये किसका वचन है, तो आप बता दे रहे ये नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और तिरुचिरापल्ली का यदि जिक्र किया जाए तो ये दोस्तों तिरुचिरापल्ली जो शहर है ना, तिरुचिरापल्ली शहर, ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। और दोस्तों तिरुचिरापल्ली शहर है, ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी के ऊपर। और प्यारे साथियों कावेरी नदी की लंबाई कितना है, तो दोस्तों आप बता देना कावेरी नदी की लंबाई का जिक्र किया जाए तो 800 किलोमीटर है। और दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी किसे जानते हैं, कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा पूछे तो दोस्तों गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। तिरुचिरापल्ली का जिक्र किया जाए तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर है, और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के ऊपर है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है, और चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास, और मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब हुआ था, तो आप बता देना दोस्तों 1996 के अंदर हुआ था, 1996 में। तो प्यारे साथियों
कास्ट क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज यदि आपको बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। बहुत जल्द अपन मिलेंगे, रोज़ सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मेरे साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।